हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। अपनी इस यूनिट का जो लास्ट पोर्शन है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, इसको कंप्लीट करते हैं। नॉम चॉम्स्की बहुत बड़े लिंग्विस्ट हुए हैं। ड्रॉज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्डिनेंड डी सॉसर्स ला लैंग्वी which denotes the abstract systematic principles of a language, and parole, without which no meaningful utterance can take place. तो उन्होंने ला लैंग्वी और पैरोल ये दो शब्द इजाद किए थे और इन शब्दों के माध्यम से समझाया था कि ला लैंग्वी क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज जो किसी के अंदर बैठे रहते हैं, नेटिव स्पीकर के अंदर जो भाषा का जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो बचपन से वो सुनता है, तो कुछ प्रिंसिपल्स उसके अंदर बैठे रहते हैं मन के, जिनके माध्यम से वो वाक्य बना करके अपनी भावनाओं को संप्रेषित करता है, एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स और इमोशंस या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको। तो हमारे अंदर लैंग्वेज का जो एक तरह से जो एक बड़ा सा ट्रेजरी रहती, खजाना रहता है या एक भंडार रहता है भाषा का, उसी में से उसको कॉम्पिटेंस नाम दिया चॉम्स्की ने, जो कि फर्डिनेंड डी सॉसर ने पहले ला लैंग्वी के नाम से उसको कहा था। तो चॉम्स्की उसको कॉम्पिटेंस कहते हैं और उसको जो प्रकट किया जाता है, जो हम शब्दों का चयन करते हैं, जो मीनिंग हम कन्वे करना चाहते हैं, जिसको हम सिंटैक्टिकली वाक्य में बना करके डालते हैं, जो फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं और उसको हम शब्दों में, वाक्यों में बनाते हैं, तो वो पैरोल जो कहा था फर्डिनेंड डी सॉसर ने, उसको नॉम चॉम्स्की परफॉर्मेंस कहता है। यानी अंदर बैठी हुई भाषा हो गई कॉम्पिटेंस, जो नेटिव स्पीकर की समझ है भाषा की, जिन सिद्धांतों के आधार पर वो वाक्यों की रचना करता है, वो हमारे अंदर बैठी हुई भाषा है। और जब वो वाक्यों की रचना करके बोलता है या लिखता है, वो परफॉर्मेंस है। कॉम्पिटेंस अंदर है और परफॉर्मेंस जो है वो बाहर आती है। इसी को सॉसर ला लैंग्वी कहता है और पैरोल कहता है, जिसको नॉम चॉम्स्की कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, लिंग्विस्टिक थ्योरी इज कंसर्न प्राइमरीली विद एन आइडियल स्पीकर लिसनर। यानी आइडियल सिचुएशन की कल्पना करते हैं जिसमें किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई चीज किसी को डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। सिचुएशन आइडियल है, आइडियल स्पीकर, आइडियल लिसनर, इन दोनों के मध्य जो बात होती है, इन अ कंप्लीटली होमोजेनस, एक जैसा स्पीच कम्युनिकेशन होता है। यानी दूसरी भाषाओं से वो प्रभावित नहीं है, बायोलॉजिकली प्रभावित नहीं है, वो मुंह से सही बोलता है। तो जो नेटिव लैंग्वेज का स्ट्रक्चर मन में बैठा है वो कॉम्पिटेंस है, और जो भाषा वो बनाकर बाहर बोलता है वो परफॉर्मेंस है। Who know the speech community's language perfectly, and that is unaffected by such grammatically irrelevant conditions। जो grammatically irrelevant, अनावश्यक जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनसे अप्रभावित, अनअफेक्टेड रहता है जो व्यक्ति। एज मेमोरी लिमिटेशंस, कई बार मेमोरी आ जाती, बीच में शब्द नहीं आ रहा है, भूल गए। डिस्ट्रैक्शंस, यानी इधर से उधर ध्यान भटक गया। शिफ्ट्स ऑफ अटेंशन, हम अटेंशन एक जैसा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर बोलने वाला नहीं कर पाता है, या इंटरेस्ट कहीं, रुचि दूसरी जगह हो।
एंड एरर्स और गलतियां रैंडम और कैरेक्टरिस्टिक किसी भी तरह की हो सकती हैं इन अप्लाइंग हिज नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज इन एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो ये लैंग्वेज जो मन के अंदर है उसको जब वो वास्तविक रूप से भाषा के रूप में उपयोग करता है तो वो परफॉर्मेंस होती है। अंदर बैठी हुई भाषा का ज्ञान कॉम्पिटेंस है और उस कॉम्पिटेंस को वाक्यों में बाहर निकालना मुंह से या कागज पे लिखना वो परफॉर्मेंस है। चॉम्स्की डिफरेंशिएट्स कॉम्पिटेंस विच इज एन आइडियलाइज्ड कैपेसिटी। ये फिर से हम कह रहे हैं कि कैपेसिटी और जो कंडीशन है वो आइडियलाइज्ड है। आइडियल यानी एक तरह से आदर्श परिस्थितियां, इसमें किसी चीज का बीच में कोई रोल नहीं है। सुनने वाला बोलने वाला दोनों एक ही भाषा के शेयर करने वाले हैं। फ्रॉम परफॉर्मेंस बीइंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्चुअल अटरेंसेस। तो ये कॉम्पिटेंस है वो एक्चुअल अटरेंस या बोलने या भाषा या शब्दों के रूप में वाक्यों के रूप में बाहर आती है। ये एक आइडियलाइज सिचुएशन में कल्पना की गई है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की या हिम, कॉम्पिटेंस इज द आइडियल स्पीकर लिसनर्स नॉलेज। आइडियल स्पीकर है और आइडियल लिसनर है, इनका नॉलेज ऑफ हिज और हर लैंग्वेज एंड इट इज द मेंटल रियलिटी, मानसिक वास्तविकता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज। भाषा के उपयोग का के सभी जो एस्पेक्ट हैं उसके जितने, उन सबको वो उसमें समाहित रहते हैं। विच कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज लिंग्विस्टिक। वो भाषा ऐसी हो कि लिंग्विस्टिक हो, नॉन लिंग्विस्टिक ना हो। उसको हम आइडियलाइज सिचुएशन में लिंग्विस्टिक कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, परफेक्ट लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिससे कि कोई मीनिंग हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो भी आइडियलाइज सिचुएशन में, गलत नहीं। इट इज आर्ग्यूड दैट ओनली अंडर एन आइडियलाइज सिचुएशन वेयर बाय द स्पीकर हियरर इज अनअफेक्टेड बाय ग्रामेटिकली इररेलेवेंट कंडीशंस। ऐसी आदर्श परिस्थिति जिसमें कि बोलने वाला और सुनने वाला किसी भी तरह की ग्रामर की कमी से प्रभावित न हो रहा हो। A sample of natural speech consisting of numeral false starts and other deviations will not provide such data. और हम अगर सैंपल लें और सैंपल इकट्ठे करने की बात करें कि कौन सी भाषा का सही स्वरूप क्या है, और हमको ये पता लगे कि कई बार स्पीकर गलत तरीके से स्टार्ट कर रहा है या इधर उधर डिविएट हो रहा है, भटक रहा है, तो हमको परफेक्ट डेटा नहीं मिलेगा कॉम्पिटेंस का और परफॉर्मेंस का आपस में संबंध बनाने के लिए। देयरफॉर चॉम्स्की क्लेम्स दैट अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन हैज टू बी मेड बिटवीन द कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। इसलिए हमें असली में मालूम होना चाहिए कि वास्तव में कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस दोनों में क्या अंतर है। और जो फंडामेंटल अंतर है, जो मूल अंतर है, वो ये है कि बोलने वाले की मन में बैठी हुई जो भाषा है, क्या उस भाषा को उसी स्वरूप में मिरर इमेज के रूप में जैसा अंदर है वैसा का वैसा बाहर वो कह सक रहा है कि नहीं। नॉर्मली द परफॉर्मेंस इज नॉट द एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द कॉम्पिटेंस। जो परफॉर्मेंस होती है वो हमारी बहुत सारी चॉइसेस से होकर गुजरती है। हमारे मन में एक ही चीज के लिए कई शब्द होते हैं, मगर हम बोलते समय फिर जो शब्दों का सिलेक्शन करते हैं उस समय एग्जैक्टली वो भावनाएं और वो भाषा मुंह से नहीं निकलती है जो हम निकालना चाहते हैं। इसलिए कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस में अंतर आ जाता है। चॉम्स्की डिसमिस्ड क्रिटिसिज्म्स of delimiting the study of performance in favor of the study of underlying competence. चॉम्स्की इस बात को नकारता है कि हम केवल कॉम्पिटेंस को ही देखें
बल्कि वो ये कहता है कि हमें परफॉर्मेंस की स्टडी भी करना चाहिए। केवल हमें आता कितना है, मन में कितना है, ये नहीं सोचना है। एज अनवारंटेड एंड कंप्लीटली मिसडिरेक्टेड, क्योंकि ये तो अनवारंटेड, इसकी कल्पना थोड़ी कर सकते, इसका डायरेक्शन ही गलत है, निर्देशन गलत है। ही क्लेम्स दैट द डिस्क्रिप्टिविस्ट लिमिटेशन इन प्रिंसिपल, देखिए दो थ्योरीज हैं, एक प्रिस्क्रिप्टिव होती है, एक डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव में हम केवल डिस्क्राइब करते हैं कि ये चीज है, प्रिस्क्रिप्टिव में ये करते हैं कि ये होना चाहिए। तो ये डिस्क्रिप्टिव लिमिटेशन इन प्रिंसिपल टू क्लासिफिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सट्रैक्टिंग पैटर्न्स, उसका ये है कि हमें पैटर्न्स, लैंग्वेज में यूज होने वाले पैटर्न्स को निकालना। पैटर्न्स मतलब जैसे एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पैटर्न हो गया, SVO। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मूल पैटर्न है लैंग्वेज का, इंग्लिश का पर्टिकुलरली। हिंदी का पैटर्न हम बोलेंगे तो SOV है। जैसे आई प्ले हॉकी, तो आई सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गई, हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट। मगर जब हिंदी में बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि मैं हॉकी खेलता हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हॉकी, और प्ले आ गया लास्ट में, खेलता हूं। तो पैटर्न को हमें डिफाइन करना है, ऑर्गेनाइज करना है और क्लासिफाई करना है, उसको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद उसका क्लासिफिकेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिफाई करना, श्रेणीकरण करना, क्लास बनाना उसकी, है ना। फ्रॉम अ कॉर्पस, कॉर्पस मतलब बॉडी, बॉडी यानी बॉडी ऑफ सेंटेंसेस, इकट्ठी किए हुए बहुत सारे डेटा को बॉडी बोलेंगे। बॉडी इज ए कॉर्पस ऑफ ऑब्जर्व्ड स्पीच, जो स्पीच है उसकी बॉडी बनाते हैं हम, माने डेटा इकट्ठा करते हैं। एंड डिस्क्राइबिंग स्पीच हैबिट्स, और स्पीच हैबिट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं, कैसे बोला जाता है। हमारे कॉर्पस में बहुमत या मेजॉरिटी किस प्रकार के वाक्यों की है, या वाक्यों के अंदर किए जाने वाले शब्दों के उपयोग का क्या तरीका है, उसमें अधिक क्या है, तो वो हम उससे किसी रिजल्ट को निकालते हैं। ये चीजें जो हैं आर द कोर फैक्टर्स दैट प्रिक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और यही एक्चुअल परफॉर्मेंस की थ्योरी को प्रिक्लूड करते हैं, इसको होने से रोकते हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्चुअल कॉम्पिटेंस में अंतर होता है। कॉम्पिटेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ ग्रामर, कॉम्पिटेंस में ग्रामर के कौन कौन से कंपोनेंट, सहयोगी भाग, अंग होते हैं, उन पे हम अगर ध्यान दें। वंस कॉम्पिटेंस इज डिफाइंड बाय द ग्रामर और सेट ऑफ लैंग्वेज रूल्स। ग्रामर भी क्या है, रूल्स है, रूल्स का सेट है। तो हमें कॉम्पिटेंस का पता किससे लगेगा कि उस व्यक्ति के अंदर जो बोल रहा है उसके अंदर कितने सेट ऑफ रूल्स उसने अंतर्निहित कर रखे हैं, आत्मसात, असिमिलेट या इंटरनलाइज कर रखे हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड मेंटली एंड मैनिफेस्टेड, बाहर दिखते हैं, बेस्ड ऑन हिज और हर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेप्टेबल यूसेज। ये ध्यान रखिए कि यूसेज जो होते हैं वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कई बार ग्रामेटिकल सेंटेंस भी एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य नहीं होते हैं, और कई बार अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस भी एक्सेप्टेबल होते हैं। तो इन अ गिवन लिंग्विस्टिक इडियम तो जो हम लिंग्विस्टिक एरिया इडियम का जो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमें देखना है कि क्या कितना एक्सेप्टेबल लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, ग्रामर के रूल्स उस व्यक्ति के अंदर निहित हैं। देयरफॉर ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस डिफाइंस एन इनेट नॉलेज, अंदर का नॉलेज। ग्रामेटिकल हम कॉम्पिटेंस की बात करें तो अंदर का नॉलेज होता है वो काहे का, नियमों का, ग्रामेटिकल रूल्स का,
अंदर बैठा हुआ नॉलेज होता है। हर व्यक्ति के अंदर नॉलेज का रूल्स बैठे रहते हैं, ग्रामर के रूल्स बैठे हैं। मतलब अपन उदाहरण लें अगर, कि अगर मैं बोलूं कि आई प्ले हॉकी, तो हमारा एक बन गया, एक रूल बन गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसी एक रूल को हम बार बार इसको हम रिडंडेंसी, हम जिसको बोले रेपिटेशन, हम इसको कर सकते हैं। आई प्ले हॉकी का हमने बना दिया आई ईट ए मैंगो, आई सिंग अ सॉन्ग। एसबीओ वाले कितने भी हम सेंटेंसेस, हम न्यूमरेबल सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्यों? हमारे पास एक पैटर्न बन गया है, हमारा पैटर्न है एसबीओ है, तो हम इसको बोलते हैं रिकर्सिवनेस, जो बार बार अकर होता है एक ही, और हर बार उसका मीनिंग अलग होता है। तो इनेट बिकॉज वन डज नॉट हैव टू बी ट्रेन टू डेवलप इट, उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस के बाद उसको समझ में आ जाता है कि ये पैटर्न काम कर रहा है, और उसी पैटर्न वो स्वयं बनाने लगता है सेंटेंसेस। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की के अनुसार, it is regarded to be innate because one does not have to be trained to develop it and will still be able to apply it in a finite, in an infinite, अनंत number of unheard examples। बचपन से लेके आज तक जो चीज नहीं भी सुनी है, मगर उसके अंदर अगर कोई पैटर्न्स बैठे हुए हैं, ग्रामेटिकल रूल्स बैठे हुए हैं जो लिमिटेड होते हैं, उनसे वो अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनहर्ड सेंटेंसेस बना सकता है। इसीलिए हम जब लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी आता है कि लैंग्वेज इज एसेंशियली क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव क्यों है? क्योंकि हम उन चीजों को भी बोल लेते हैं जो आज तक दुनिया में थी नहीं। जब कंप्यूटर नहीं था तब हम कंप्यूटर की बात नहीं करते थे। आज हम कंप्यूटर है, उसके बाद भी हम कंप्यूटर की बात करने लगे, हम डेस्कटॉप की बात करने लगे, हम लैपटॉप की बात करने लगे, हम स्क्रीन की बात करने लगे, मॉनिटर की बात करने लगे। क्यों करने लगे? ये तो था नहीं पहले, ये हमने सीखा भी नहीं किसी से। तो ये ऑटोमेटिकली जो हमारे पैटर्न बने हुए हैं, उन पैटर्न्स में हम नए शब्दों को ढाल के नए वाक्य बना देते हैं। द कोर कंपोनेंट्स of the grammar are included in the speaker's linguistic competence। तो खास जो कोर, जो बिल्कुल मूल रूप से जो ग्रामर के जो कंपोनेंट होते हैं, वो बोलने वाले की लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में बैठे रहते हैं, अंतर्मन में, अंदर दिमाग में। एंड दीज कंपोनेंट्स करस्पॉन्ड टू 5 ऑफ द मेजर सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। और ये कंपोनेंट जो हैं, मैं अभी नीचे की जो 5 बता रहा हूं, उनसे संबंधित रहते हैं। और ये कंपोनेंट हैं तो कभी भी हम अनएनकाउंटर्ड सिचुएशंस को भी बोल सकते हैं, अनहर्ड सेंटेंसेस को भी बोल सकते हैं, बना सकते हैं। अब ये जो 5 कंपोनेंट जो ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस के, हमारे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के होते हैं, पहला तो है फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स में हम ये देख लेते हैं, जिंदगी में हम जो शब्दों को सुनते हैं, तो एक हमारे लिस्ट बन जाती दिमाग में कि ये ध्वनियां हमारे पास हैं। जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से कि हमारे पास इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं। एक अंग्रेज अपने मुंह से जब बात करेगा तो 44 से 45वीं ध्वनि नहीं निकालेगा। वो 45वीं या 46वीं जो भी रहेगी, वो क्या होगी? या तो वो एलोफोन होगी या वो अनएक्सेप्टेबल होगी। तो 44 ध्वनियों के आसपास ही पूरी अंग्रेजी भाषा घूमती है। और बाकी जो उसमें से एक्स्ट्रा जो साउंड्स आती हैं, वो फोनीम जो कि मिनिमल सिग्निफिकेंट यूनिट, साउंड यूनिट है इसका, इंग्लिश की फोनोलॉजी का, उसका या तो एलोफोन होगा या फिर वो एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो फोनेटिक्स में हमारे पास कंसिडरेशन क्या है? द फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ एंड परसेप्शन ऑफ द इन्वेंटरी एंड ए लिस्ट ऑफ साउंड यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज। तो एक मानसिक लिस्ट बनी हुई है कि कितनी भाषा, इस भाषा में कितनी ध्वनियां उपयोग में आती हैं। ये फोनेटिक्स एक जनरल ह्यूमन स्पीच की बात है।
मगर फोनोलॉजी भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लैंग्वेज तो फोनोलॉजी पे ही चलती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के हम जैसे इंग्लिश की बात करेंगे तो 44 साउंड्स है हमारे पास। तो फोनेटिक्स ह्यूमन स्पीच है, कोई भी भाषा है, इंग्लिश की हम फोनोलॉजी की बात करेंगे तो 44 साउंड्स है। तो फोनोलॉजी द मेंटल organization of physical sounds and the patterns formed by the way sounds are combined in a language. कैसे combine करते हैं हम लैंग्वेज में साउंड्स को, and the restrictions or permissible sound combinations. परमिट कौन कौन से साउंड है? ऐसा नहीं है कि हर साउंड हर जगह परमिट है। 44 साउंड है हमारे पास, हमने मान लिया, मगर 44 साउंड्स में भी हमारे पास जैसे आपको बताया, हम एक ज साउंड है, ज श ज साउंड इनिशियल स्टेज पे कभी नहीं आती है। माने शब्द के पहले उससे कोई शब्द शुरू नहीं होता है ज से। इसी तरह से ये आपके सामने एग्जांपल है स्लिप। अब स्लिप को हम स्लिप ही बोलेंगे, ये कॉम्बिनेशन है साउंड्स का, इसको हम स्लिप भी नहीं बोलेंगे या स्बिल भी नहीं बोलेंगे। हैं ये सारे के सारे फोनीम हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो लिस्ट में भी हैं, मगर इनका आपसी संबंध जो है वो केवल स्लिप में ही सूटेबल होता है। स्लिप नहीं बनता, कोई शब्द नहीं बनता है, स्बिल कोई शब्द नहीं बनता है। तो इनका आपसी कॉम्बिनेशन और रेस्ट्रिक्शन कौन किसके साथ आएगा, किसके साथ में नहीं आएगा। जैसे वॉवेल के बाद अगर र आता है, फिर वो र जो है वो अ बन जाता है, हम उसको फिर र नहीं बोलते हैं। जैसे वर्क, वर्क हो गया, वो र वर्क नहीं बोलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस पे हमको ये नॉलेज होना चाहिए, ये हमारी कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का पार्ट है। और जो कंसिडरेशन में आएगा तीसरे नंबर पे मॉर्फोलॉजी। अपन ने मॉर्फोलॉजी की हुई है। मॉर्फोलॉजी में हमको मालूम है कि हम मॉर्फीम्स जोड़ते हैं, एफिक्सेस लगाते हैं सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस के रूप में। तो मॉर्फोलॉजी भी हमारे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में निहित रहती है। द आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज, यह हमें मालूम रहना चाहिए। ये कॉम्पिटेंस है। वन विल नो द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम आपको मालूम है, जिसको लगाने पर उसका पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलता है बेस वर्ड का। फिर डेरिवेशनल, जिससे कि लगा करके वो नाउन से वर्ब या वर्ब से एडजेक्टिव बन जाता है या एडवर्ब, तो डेरिवेशन पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है। ये मॉर्फोलॉजी हमको मालूम रहती है। प्रेजेंट इन द लैंग्वेज सच एज द एफिक्सेस ऑफ वर्ड्स, उदाहरण के लिए वर्ड्स में लगाने वाले एफिक्सेस। जैसे हम कवर पे आगे री लगा करके रिकवर बना सकते हैं। रिकवर कैन बी डिराइव्ड, ये डेरिवेशनल है, मगर नॉट री रिच। रिच का री रिच नहीं बनेगा, है ना। और वैसे ये डिराइव भी नहीं है, ये कवर और रिकवर एक ही होता है, वर्ब है दोनों, है ना। तो कैन बी मेड, है ना, मगर री का री रीच नहीं। देखिए रिकवर का री लगा करके हमने उसको नया शब्द बना दिया, इसमें हमने प्रीफिक्स लगा दिया। कवर था, कवर का रिकवर हो गया, मगर रिच का री रिच नहीं होगा। ये हमारे लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में बैठा रहता है। तब हम जाकर के प्रोड्यूस करते सब्जेक्ट, सेंटेंस या वर्ड, हम एक्चुअल यूज जिसको परफॉर्मेंस कहते हैं वो उसमें आता है। फिर सिंटेक्स हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी चीज के बाद क्या आएगा, जिससे मैंने आपको नॉर्मल वे में बताया एसवीओ पैटर्न होता है। अब एसवीओ पैटर्न है, हमने अगर पैटर्न बदल दिया इंग्लिश में तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, ग्रामेटिकल भी नहीं रहेगा। सिंटैक्टिकल होना चाहिए प्रॉपरली। द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रामेटिकल सेंटेंसेस
एंड अनग्रामेटिकल सेंटेंसेस। अगर किसी के मन में पैटर्न्स बने हुए हैं तो वो भाषा का सही उपयोग करेगा, शब्द वही उपयोग करेगा, मगर उनको आगे पीछे अगर कर दिया गया तो वो हो सकता है ग्रामेटिकल कैटेगरी से बाहर आ जाए और अनग्रामेटिकल हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए माई हेयर नीड्स वॉशिंग, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रामेटिकल है ये, मगर इसमें भी देखो, अब आप कहो कि माई हेयर नीड्स वॉश्ड, नहीं, नीड्स के बाद में वॉश्ड नहीं आएगा, तो ये अनग्रामेटिकल हो गया। इसी तरह से सीमेंटिक्स है, पांचवा जो कंपोनेंट है जो प्रभावित करता है हमको, वो ये है कि सीमेंटिक्स में हमारी बात का मीनिंग निकलना चाहिए। सीमेंटिक्स जो है वो साइंस है मीनिंग को स्टडी करने वाली। अब बिना मीनिंग का ग्रामेटिकल सेंटेंस भी बोल दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया, मगर मीनिंग नहीं है उसमें, तो वो हमारी कॉम्पिटेंस के बाहर हो गया, वो परफॉर्मेंस गलत हो गई। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस, दिस इज ऑल्सो हाउ अ यूजर ऑफ लैंग्वेज इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, अर्थ निकालना, द नॉन लिटरल मीनिंग इन अ गिवन अटरेंस। लिटरल मीनिंग शब्दशः अर्थ, और नॉन लिटरल मतलब शब्दशः न होते हुए भी हम उसका वो अर्थ निकाल सकें जो वो संप्रेषित करना चाहता है। तो बोलने का तरीका वैसा होना चाहिए कि मीनिंगफुल हो, चाहे वो शब्दशः हो, चाहे उसके भाव से हमें पता लग जाए। तो ये कॉम्पिटेंस में होना जरूरी है, तब उसकी परफॉर्मेंस में आएगा, बाहर बोलने में आएगा। देयर आर 3 डिस्टिंक्शंस ड्रॉन हियर। तो हम ये 3 तरीके के अंतर देखते हैं जहां पर हम ये सेंटेंस बोलते हैं और उसका मीनिंग निकालते हैं। मीनिंगफुल एंड नॉन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देखिए आप, द एक्सीडेंट वॉज सीन बाई थाउजेंड्स। ये इतना जो है ये सेंटेंस है, ये मीनिंगफुल है, ग्रामेटिकल है। और दूसरा देखिए, द एक्सीडेंट वॉज लुक्ड बाई थाउजेंड्स, ये भी ग्रामेटिकल है, मगर ये मीनिंगफुल और एक्सेप्टेबल दोनों नहीं है। लुक्ड नहीं बोला जाएगा, सीन ही आएगा। तो ये कॉम्पिटेंस के अंदर होना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंस में है तो परफॉर्मेंस में बाहर आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अंदर होएगा तो उचित तरीके से आएगा। कई बार मालूम होते हुए भी हम गलत कर देते हैं, तो ये मीनिंगफुल और नॉन मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाते हैं। कई बार स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ जाती है। सेकंड में देखिए, द काउ वॉज फाउंड बाई द स्ट्रीम। अब काउ जो है वो बाई द स्ट्रीम मतलब झरने नदी के बगल में गाय पाई गई, ढूंढ लिया उसको। मगर अगर ये कहें ऐसा ही पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना के, अगर जैसे B+EN है, वॉज फाउंड, BEN, यहां पे भी देखें, द काउ वॉज फाउंड बाय द फार्मर, नो, ये जो है स्ट्रक्चर वही है, मगर इस स्ट्रक्चर में वॉज फाउंड के बाद बाय द फार्मर नहीं आएगा, ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका मीनिंगलेस है, इसका मीनिंग अलग है। स्ट्रक्चर वही है। अगर बाय द स्ट्रीम बोलेंगे, स्ट्रीम ने ढूंढा नहीं बोलेंगे, वो स्ट्रीम के बगल में पाई गई, ये पैसिव है, मगर वो ये प्लेस बता रही है। मगर द काउ वॉज फाउंड बाय द फार्मर का मीनिंग दूसरा है, वो किसान के द्वारा ढूंढी गई या पाई गई। अब यहां बाई का मतलब अलग है और यहां बाई मतलब के पास, तो ये दोनों का अर्थ अलग अलग है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड स्टिल बी एबल टू रिलेट द मीनिंग्स। अब स्ट्रक्चर बदल के देखेंगे, ये कॉम्पिटेंस में होगा तो परफॉर्मेंस में आएगा। द पुलिस एग्जामिन्ड द बुलेट, स्ट्रक्चर एक है,
ये हम एक्टिव लेते हैं और इसी को स्ट्रक्चर को हम पैसिव कर देंगे अगर, तो भी मीनिंग वही रहेगा। अगर आपके कॉम्पिटेंस में ये दोनों चीजें, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों मीनिंगफुल रहेंगे। द बुलेट वॉज एग्जामिन्ड बाय द पुलिस, ये पैसिव कर दिया तो भी मीनिंगफुल है, प्रोवाइडेड कि ये हमारे कॉम्पिटेंस में होना चाहिए। तो इतने सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे कॉम्पिटेंस को प्रभावित करते हैं, जिससे नेचुरली हमारा परफॉर्मेंस भी प्रभावित होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा अगर, तो आपके पास में ये रेडी मटेरियल है। दस टू कंक्लूड, अब हम इसको समाप्त करें, तो कॉम्पिटेंस इज द नेटिव स्पीकर्स इंट्यूटिव नॉलेज ऑफ द रूल्स ऑफ हिज लैंग्वेज। कॉम्पिटेंस क्या है? नेटिव स्पीकर का, नेटिव स्पीकर यानी जिसकी कोई खुद की भाषा है, मातृभाषा अपन कह सकते हैं, तो उसका उस भाषा के नियमों का आंतरिक ज्ञान, उसके अंदर मन में क्या ज्ञान है उस भाषा का, उसको कॉम्पिटेंस कहेंगे। द इनबिल्ट ग्रामर ऑफ द नेटिव स्पीकर्स माइंड, नेटिव स्पीकर के मन के अंदर जो बनी हुई ग्रामर है, वो अंदर की ग्रामर जो नेटिव स्पीकर की है, वो यहां पर बन गई क्या? कॉम्पिटेंस। और व्हाट इनेबल्स हिम टू रिकॉग्नाइज अ सेंटेंस एज ए सेंटेंस, जिससे उसको पता लगता है कि सेंटेंस है, एक सेंटेंस ही है, ये नॉन सेंटेंस नहीं है। टू सी द सेंटेंस हुड, मतलब उसके वाक्य का होना, वाक्य रूप में होना, वो पहचान उसके पास होना चाहिए ऑफ ए सेंटेंस। एंड टू डिस्टिंग्विश ए सेंटेंस फ्रॉम ए नॉन सेंटेंस, और उसमें ये एक समझ होना चाहिए कि एक सेंटेंस और नॉन सेंटेंस में क्या अंतर है, किसे वो सेंटेंस कहता है, किसे नहीं कहता। ये आंतरिक जो उसका ज्ञान है भाषा का, उसको हम कॉम्पिटेंस कहेंगे। वेयर एज परफॉर्मेंस इज एन एक्ट ऑफ अटरेंस, बोलना। वो परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्म कर रहा, बाहर बोल रहा, अंदर के ज्ञान को बाहर निकालना, भाषाई ज्ञान को। अ स्पेसिफिक एक्ट ऑफ स्पीच, बोलने का एक विशिष्ट कार्य, ये हो गया अटरेंस। तो ये स्पीच का एक्ट है, ये हो गया आपका परफॉर्मेंस। तो अंदर जो भाषा का भंडार है, सही ग्रामेटिकली सही ज्ञान जो है, वो कॉम्पिटेंस है। और जो बाहर आता है, कॉम्पिटेंस के थ्रू आता है, वो परफॉर्मेंस होता है। तो अपन यहां पर आज बंद करते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है, और अगला अपन लेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 3rd यूनिट और लिंग्विस्टिक्स का 2nd यूनिट। और इसमें आपको फोनोलॉजी, साउंड सीक्वेंसेस, सिलेबल, वर्ड, स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन वगैरह हैं। फिर इसी में फोनेटिक्स है, लिंग्विस्टिक्स में भी काफी कोरिलेट होते हैं, एक दूसरे से ओवरलैपिंग है इनका आपस में। तो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, IPA सिंबल्स वगैरह अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।